नमस्ते मित्रों, हिंदी साहित्य की कालजयी और खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की कहानी जिलाधीश। शिवानी जी की कहानियाँ बहुत ही मोहक और रोमांचक होती हैं। उनका एक अपना नशा है। ऊपर से उनकी लेखन शैली और संस्कृत निष्ठ भाषा अपने आप में अनूठी है। उनकी नायिकाओं का अपूर्व सौंदर्य पाठकों का मन मोहित कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं शिवानी जी की कहानी जिलाधीश। जिलाधीश ने अपनी नाजुक कलाई की कोका कोला रंग की चूड़ियों को देखा, फिर बाईं कलाई पर बंधी मर्दानी घड़ी को। बुद्ध प्रदीप्त आंखों पर धूप का फैंटम चश्मा था, किंतु सुचिक्कन ललाट पर थी तिलकाकार बिंदी। उसकी सर्वथा नवीन स्किन हेड सज्जा से चेहरा किसी उद्दंड किशोर का सा ही लगने लगा था। कैसा अर्ध नारीश्वर का सा चूड़ा रंग लिया था उसने। पहली बार श्री जिलाधीश महोदय के नाम से संबोधित पत्र को पढ़कर उभन्ना गई थी। बड़े रौबीले स्वर में उसने स्टेनो से पूछा था, क्या जिलाधीश का कोई स्त्रीलिंग है ही नहीं? प्रश्न पूछते ही छोकरे स्टेनो का सकपकाना और यत्न से दबाई जा रही हंसी को देखकर उसे सहसा अपने प्रश्न की मूर्खता का भास हो गया था और बड़े चातुर्य से उसने प्रसंग बदल दिया। उसी दिन से बिना तर्क वितर्क के उसने वो कर्ण कटु संबोधन ग्रहण कर लिया था। वैसे ये पद उसे कड़े संघर्ष के पश्चात ही मिला था। जब वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो स्वयं उसे लगा था जैसे वो अपनी बिरादरी से बहुत दूर छिटक गई है। उन दिनों विवाह निमंत्रणों या उत्सवों में जाना उसने एक प्रकार से छोड़ ही दिया था। एमए कर लिया है ना तुम्हारी बिटिया ने, अब क्या कर रही है? क्या कहीं बात पक्की हुई? नारी समाज की यही मीठी सहानुभूति उसे कड़वी लगने लगती। उसके रिश्ते की बात कहीं पक्की हुई हो या नहीं, उनके सिर में भला क्यों दर्द हो रहा था? वो बुरी तरह बौखला जाती। यही रिश्ते वाली बात तो उसकी दुखती रग थी। कौन सा घर और ऐसा बचा था जहां रिश्ते की बात नहीं चली? किंतु किसी लड़के को उसका निम्न मध्य वर्गीय परिवार नहीं रुचता तो कोई उसकी असाधारण प्रतिभा से सहम जाता। आज उसके लिए एक से एक समृद्ध ग्रहों से प्रस्ताव आने लगे थे, पर अब वो 5 वर्ष पूर्व की सुमन नहीं थी। वो तो जैसे माँ के गर्भ से ही राजदंड लेकर जन्मी थी। सचमुच ही असाधारण थी वो लड़की। सचिवालय का वेदाध्ययन कर अब वो जिस जिले की बागडोर संभालने पहुंची थी, वो कुख्यात जिला एक नहीं अनेक जिलाधीशों का सिरदर्द रह चुका था। दिन दहाड़े निरीह राहगीरों को छुरा भौंकना, साइकिल सवारों की साइकिल घड़ी लूटना, किसी किशोरी का अपहरण तो वहां के निवासियों के लिए दाल भात था। अभी अभी एक ऐसी अशोभनीय घटना ने उस मर्दानी जिलाधीश के वर्षों पूर्व लाल पड़ना भूल गए कपोलों को फिर से लाल कर दिया था। जिले के एक प्रसिद्ध आढ़ती का जवान बेटा दुकान बंद कर दिन डूबे घर लौट रहा था। जिले के उसी कुख्यात गिरोह ने उसके नाड़े में बंधे बटुए को कस्टम के चतुर अधिकारियों के से तृतीय नेत्र से देख लिया। मेरे बाप को भी पता नहीं था सरकार कि तिजोरी खाली कर नाड़े के नेफे में घर ले जाता हूँ। दोनों हाथों से नाड़ेहीन शिथिल पजामे को समेटता वो मूर्ख उसके सम्मुख खड़ा होकर लड़कियों की भांति हिचकियां ले लेकर रोने लगा और बेचारी सुमन अप्रस्तुत होकर बगलें झांकने लगी। वो अकेली भी होती तो शायद परिस्थिति ऐसी हास्यास्पद नहीं लगती, किंतु उस दिन वो बरामदे में ही संयोजित एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में उलझी थी। जिले की बढ़ती अनुशासनहीनता पर ही विचार विमर्श चल रहा था। गोष्ठी में उस दिन सबसे अधिक बिदकने वाला घोड़ा भी उपस्थित था। उसकी उपस्थिति में उस आकस्मिक वज्रपात के लिए सुमन प्रस्तुत नहीं थी। सहृदय हाकिम को अपनी दुर्दशा का दुखड़ा सुना वो छोटा सेठ चला गया, किंतु गोष्ठी का वातावरण बोझिल हो उठा। जिले भर में भला कौन नहीं जानता था कि गिरोह का मुखिया कौन है, और वही मुखिया तो उस गोष्ठी में निडर बैठा दहाड़ रहा था। न उसे शासन का भय था, न ईश्वर का। क्या उसकी महत्वाकांक्षा ही किसी विकृत कुंठा का रूप ले चुकी थी? चेहरा कैसा बांका था, किंतु आचरण? ढालू ललाट पर चंद्र बिंदु सा घाव का निशान उसके चिबुक पर पड़ते गढ़े से मेल खाता था। पतली मूछों को निश्चय ही बड़े यत्न से संवारा करता होगा। जमींदार पिता ने अपने इस पुत्र को बड़े यत्न से पढ़ाया था। विलास के वातावरण से उसे यथासंभव दूर रखने की भी चेष्टा की थी, किंतु स्वभाव से ही रसिक पुत्र को वे साध नहीं पाए।
आज वो विरोधी दल का एक ऐसा निर्लज्ज नेता था जो किसी भी महानेता को थर थर कँपा सकता था। एक बार एक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध समाज सेविका का चीर उसने उसी के अभिनंदन समारोह में दुशासन बनकर खींच लिया तो सुमन भी सहम गई थी। बात तथ्यहीन नहीं कही थी रणधीर सिंह ने। उजली रेशमी साड़ी और चंदन के धवल तिलक की भव्यता क्या समाज सेविका के कलुष को छिपा सकती थी? विदेशी दूध के डिब्बे लुके छिपे ग्वालों को बेचकर कैसे उन्होंने मकान खड़ा कर लिया है। चरस के निर्यात में कैसे उनका पुत्र निरंतर योगदान देता रहा है। सब कुछ उगल कर मिनटों में उत्सव पर झाड़ू फेर गया था वो। जिले की प्रभु जातीय अफसरों की परम गोपनीय फाइलें वो बगल में दाबे फिरता था। एक सुमन ने उसे कभी कंधे पर हाथ नहीं धरने दिया। उस लड़की का गांभीर्य, तटस्थता और असाधारण प्रतिभा देखकर रणधीर सिंह दंग रह गया था। न वो कहीं जाती थी, न किसी से उसकी मैत्री का क्षीण आभासी वो पा सका था। ये सचमुच ही बड़े आश्चर्य की बात थी कि ऐसी आकर्षक लड़की का कोई पुरुष मित्र था ही नहीं। मीटिंग होती तो वो अपने मातहतों के बीच ऐसे तनकर कुर्सी पर बैठी रहती जैसे कैबिनेट के मंत्रीगणों से घिरी गरिमामयी प्रधानमंत्री हो। कभी भी उसे लजाते, सकुचाते या झेपते उसने नहीं देखा था। ऐसे गहरे आत्मविश्वास की आज ऐसी पराजय देखकर रणधीर सिंह मन ही मन प्रसन्न हो उठा था। अब देख लिया ना आपने, वो कहने लगा। आज महीना भर भी नहीं हुआ, भिखू कोली की जवान बिटिया की इज्जत ही नहीं उतारी, लाश को कुएं में डाल गए बदमाश। फिर चलती ट्रेन में गवाही देने जा रहे चंद्र प्रकाश को गोली मार दी। क्या कर लिया आपने? आपके नपुंसक शासन की यही निर्वीर्यता तो अपराधी को उकसाती है। आप लोगों की यही शिथिल ब्यूरोक्रेसी तो आज देश की दुखती दाढ़ है। आवश्यकता है ऐसे किसी कठोर व्यक्ति की जो इसे झटके से उखाड़ कर फेंक दे। क्षमा करें मिस श्रीवास्तव, पर जब तक आप लोग कर्तव्यों की उपेक्षा कर अधिकारों के पीछे भागते फिरेंगे, अनुशासनहीनता का अंत नहीं हो सकता। एक चतुर विदेशी उद्योगपति हैजार्ड आप लोगों को खुली पुस्तक सा ही बाँच गया। जानती हैं उसने क्या लिखा है? वो फिर बड़ी ही अशिष्टता से सिगरेट फूंकता सुमन की ओर झुककर कहने लगा। वो लिखता है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से आज तक की सरकारी फाइलों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। तब और अब की शासकीय भाषा, मूल विषय की पकड़ एवं शासन की गतिविधि में एक आकर्षक साम्य है। इतनी बड़ी चोट कर गया फिरंगी, पर हम नहीं बदले। अब आप ही बताइए मिस श्रीवास्तव, ऐसी गोष्ठियाँ, सेमिनार क्या केवल खिलवाड़ मात्र नहीं बन गई हैं? एक एक बिस्कुट कुतर, घूंट भर कॉफ़ी घुटक हम कद्दू में कौन सा तीर मार देते हैं? अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें, आज जरा बाहर जा रहा हूँ। कोई कुछ कहता, इससे पूर्व ही अपना ऊंचा धड़ और ऊंचा तानता वो सर से निकल गया था, पर वो अपना उतरा चेहरा झुकाए चुपचाप बैठी रही। बड़ा उजड्ड है साहब ये, अयोध्या प्रसाद जी ने ही चुप्पी तोड़कर कहा। किसी महिला के सम्मुख कैसे बोलना चाहिए ये भी नहीं सीख सका। हम सबकी ओर से उस छोकरे को बकवास के लिए क्षमा करें मिस श्रीवास्तव। क्षमा कैसी? उन्हें विदा देती सुमन बड़ी स्वाभाविकता से मुस्कुरा उठी थी। उसे भला कौन नहीं जानता। ठीक ही तो कह रही थी वो, किंतु विरोधी दल के उस बिना ताज के बादशाह को न्योते बिना भी तो किसी सरकारी पंगत की कुशल नहीं थी। वो क्या इतना नगण्य था कि उसे वो न बुलाती? कौन सा विधेयक संसद के समक्ष विचाराधीन है? असेंबली में पूछे गए किस नंगे प्रश्न की आतिशबाजी विरोधी को झुलसा सकती है, वो सब जानता था। फिर वो दल बदलने में शायद अपनी कमीज बदलने से भी कम समय लेता था। इसी से उसका मूल्य इधर अचानक बढ़ गया था। अपने जमींदार प्रासाद में वो एकदम अकेला रहता था। पास ही उसका विराट फार्म था और कुछ लोगों का तो कहना था कि उसका वही फार्म जिले के दस्यु दल का भिंड मुरैना है। एक बार उसने जिले के उच्च अधिकारियों को सहभोज पर निमंत्रित किया तो सुमन उसके प्रासाद का वैभव देखकर चकरा गई थी। किसी रियासती महल शाही दरबार हॉल अपने आदमकद आईनों में अतिथियों को उनके शत शत प्रतिबिंब दिखाकर सहमा गया। बहुत ऊंची दीवारों पर टंगी जमींदार वंश के पुरखों की सुनहले चौखटों में मड़ी तस्वीरें, बीच बीच में लगे क्रूर आदमखोरों की तीखी तनी सुनहली मूछें, 12 सिंहों के दर्जनों मुंड और उन सबके बीच जड़ा एक विराट अरना भैंसे का महिषासुर सा मुख। सुमन उन्हें बार बार देखती जा रही थी कि वो हंस हंस कर उसे एक एक का इतिहास बतलाने लगा था। ये मैंने फलां जंगल में मारा था,
और ये फलां जंगल में। असल में शिकारी मेरी एकमात्र हॉबी है। कभी चलिए ना आप। सुमन ने हंसकर बात टाल दी थी। शिकार को, और वो भी उसके साथ। उस भोज के पश्चात उस उद्दंड युवक ने 2-3 बार और भी सुमन की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया था, किंतु 5 वर्ष की नौकरी ने सुमन को बहुत कुछ सिखा दिया था। बचपन में पढ़ी कम टू माय पार्लर कविता का अर्थ वो अब समझती थी, किंतु इतने दिनों की तटस्थता से बना उसका गांभीर्य दुर्ग आज सहसा ढेर हो गया था। निश्चय ही आज गोष्ठी के सदस्य अपनी अपनी पत्नियों से हंस हंस कर बतला रहे होंगे कि बिना नाड़े का पाजामा हाथ में समेटे कैसे वो सेठ सुमन के बंगले में चला आया था। क्या वो मूर्ख आने से पहले कहीं से एक नाड़ा नहीं जुटा पाया था? और भला पुलिस स्टेशन न जाकर वहां आया ही क्यों? अपमान की वेदना से स्याह पड़ गए चेहरे को उसने दर्पण में देखा और स्वयं ही आंखें डबडबा आईं। कभी कभी उसे लगता था जैसे इतने बड़े संसार में वो एकदम अकेली है। मौसी की सीख उसे ऐसे क्षणों में रुला जाती। आत्मियों में अब एक वही तो रह गई थी। पिछली बार आई तो कितनी गिड़गिड़ाई थी। सुमन, इस बार तेरे लिए हीरा लड़का ढूंढ कर लाई हूँ। है दुहेजू पर लाखों का बिजनेस करता है। आरा के समृद्ध कायस्थ परिवार का इकलौता बेटा है। क्या कहती हो मौसी? अब बूढ़े तोते को राम राम पढ़वाओगी क्या? जानती हो मैं कितने साल की हूँ? कौन कहता है तू बूढ़ी है? कोई 19 से ज़्यादा की बता दे तुझे तो अपनी नाक कटा लूँ। अरे मौसी, मेरी कलेक्टरी? वो हंसती हंसती जानबूझकर उन्हें छेड़ने लगी थी। अरे भाड़ में जाए तेरी कलेक्टरी। हम औरतों की जिंदगी एक रेलगाड़ी है बिटिया। समय रहते ही जिसने रिजर्वेशन करा लिया वो तो आराम से पैर फैलाए यात्रा कर लेगी, और जो तुझ जैसी धींगड़ी ठीक गाड़ी छूटने पर पहुंची उसे स्टेशन छोड़ती गाड़ी के किसी भी डिब्बे में घुसपैठ करनी होगी। सेकंड थर्ड का जो भी डिब्बा हाथ लगे, हो सकता है बैठने की भी जगह न मिले। खड़ी खड़ी ही सफ़र कब तक करेगी सुमन? मौसी ने बड़े लाड़ से उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। ए, कैसी लड़की थी तू? छूने से भी मैली लगती थी। अब मुँह मर्दों के साथ काम करते करते क्या गत बना ली है अपनी। कुदरत से लड़ेगी तो मुंह की खाएगी, समझी? पर कहाँ समझी थी सुमन। केवल अपना व्यर्थ प्रतिशोध लेने ही तो उसने उन्हें ठुकरा दिया था। पर क्या बिगाड़ पाई उनका? पुरुष चाहे काना हो, लूला या लंगड़ा, अपने किसी क्षतिग्रस्त अंग के कारण कभी कुंवारा रह सकता है? उनमें से कौन आज तक कुंवारा बैठा होगा? उस दिन सुमन नित्य की भांति न घूमने ही गई, न चश्मा चढ़ाकर उसने नीरस फाइलों का ही अवलोकन किया। दूसरे दिन भी उसने छुट्टी ले ली। तीसरे दिन स्वयं उसे ही उसकी अकर्मण्यता उकसा गई। बहुत दिनों से एक तहसील का दौरा अधूरा पड़ा था, क्यों ना उसे निपटा ले। कई बार उसे उस तहसील की कोई व्यवस्था संबंधी गुमनाम पत्र आ चुके थे। नित्य वो सरकारी गाड़ी पर ही दौरे पर निकलती थी। साथ में रहती थी पूरी सरकारी कुमुक, स्टेनो, अर्दली और एक आध मुसाहिब। उस तहसील का मार्ग बीहड़ दुर्गम होने पर भी सुमन को बेहद पसंद था। आज वो अपनी गाड़ी लेकर अकेली ही जाएगी। अचानक पहुंचकर ही अकर्मण्य तहसीलदार को पुरुषोचित क्रोध से झकझोरना होगा। वो दौरे पर जा रही है, कल शाम तक लौटेगी, ये किसी और से ना कहे। ये सब हिदायतें अपने नौकर को देकर वो चली तो प्रगल्भ संध्या का अवसान भी नहीं हुआ था। हल्की हवा से सुमन के कटे केश फहराने लगे और उसने गाड़ी रोककर स्कार्फ बांध लिया। साड़ी वो बहुत कम पहनती थी, जीन्स या फिर बेल बॉटम। आज तंग काले जीन्स पर था गहरा नारंगी कुर्ता, कंठ में थी रुद्राक्ष की माला और चेहरे से भी बड़ा गोगो चश्मा। कौन कहेगा ये जलाधीश्वरी है? लगता था किसी व्यवसायी योगीराज की विदेशी चेली चली जा रही है। सुहावने मार्ग की अनोखी बेलबूटाकारी को वो आंखों ही आंखों में पीती चली जा रही थी। गंगा की लहरों का सामीप्य, दूसरी ओर फैले लहलहाते हरे खेत और खेत के कुएं पर बारी बारी से एक दूसरे पर लुढ़कती जल की फुहारें, बरसाती रहट में बंधी मिट्टी की हांडियाँ। निगोड़े रणधीर सिंह का फार्म भी तो कहीं इसी मार्ग पर पड़ता था, और इन्हीं कुएं में से किसी एक में मिली थी भीखू कोली की जवान बेटी की लाश। अचानक एक धक्के के साथ सुमन की गाड़ी रुक गई। बार बार चलाए जाने पर भी गाड़ी अचल खड़ी रही तो वो नीचे उतरी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। 1-2 बार परिक्रमा कर उसने अनाड़ी हाथों से गाड़ी के अंजर पंजर ठकठका लिए, किंतु नाड़ी हाथ में नहीं आई। दिन डूबने लगा था।
एक ओर था तीव्र धारा में बहती गंगा का चौड़ा पाट और दूसरी ओर थी गहन वन की हृदय भेदी निस्सीम शून्यता। एक ही उपाय था, गाड़ी वहीं छोड़ पैदल ही अब उसे किसी बस्ती का संधान करना होगा। जेब के रिवॉल्वर को हाथ से छूकर वो आश्वस्त हो चलने को मुड़ी ही थी कि उस अरण्य में घुंघरू से खनके। वो जंगली खरही सी चौकन्नी होकर सुनने लगी। निश्चय ही उसके कान बज रहे थे। इस जंगल में भला घुंघरू कैसे बज सकते थे? उसने फिर कदम उठाया ही था कि घुंघरू का स्वर स्पष्ट हो उठा। एक धीमी सी रोशनी टिमटिमाई और उसने देखा घुंघरू छमछमाता एक इक्का चला आ रहा है। अदलेटा गाड़ीवान बड़ी अलमस्ती से गाता चला आ रहा था। सुमन अब तक अकेली खड़ी होकर भयभीत नहीं हुई थी। इस मस्त गाड़ीवान के उल्लसित कंठ स्वर से कांप उठी। गाड़ीवान ने सिर और गर्दन को शायद किसी कपड़े से लपेट लिया था। यही नहीं, होठों को भी सौराष्ट्र के बहारवटियों के अंदाज से लपेट वो और भी भयावह बन गया था। गाड़ी को देखते ही उसने लगाम खींचकर इक्का रोक दिया। पहले शायद वो सुमन को नहीं देख पाया, फिर पहचानते ही उसने चेहरे पर बंधा कपड़ा खोल दिया। अरे बाप, यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? ड्राइवर नहीं है क्या? उस निर्जन वन में रणधीर सिंह को देखकर सुमन उतनी आश्वस्त नहीं हुई जितना एक परिचित चेहरे को देखकर होना चाहिए था। नहीं, 17 मील तो जाना था। सोचा था घंटे भर में ही जाकर लौट भी आऊंगी, पर पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया। सुमन फिर झुक झुक कर इंजन को ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, मैं ठीक कर लूँगी, आप अपना रास्ता नापें। सुनिए, रणधीर सिंह ने गाड़ी पर झुकी सुमन को अपने कड़े स्वर से चौंका दिया। मेरी हवेली पास ही है, आप गाड़ी यहीं छोड़ दें और मेरे साथ घर चलें। वहाँ से मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ाऊँगा। चलिए, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, पर ऐसी बीहड़ बस्ती में आप अकेली कैसे चली आईं? सुमन ने बड़ी अनिच्छा से पर्स निकाला, गाड़ी को लॉक किया और सिर झुकाए उसके साथ चलने लगी। कुछ दूर जाकर न जाने क्या सोचकर उसका रहस्यमय साथी रुक गया। ओफ, कैसा मूर्ख हूँ मैं, उसने हंसकर कहा। आप जरा रुकें मिस श्रीवास्तव, मैं इक्का ले आऊँ। एक अस्पष्ट संशय में उलझी सुमन खड़ी हो गई। अभी तो कह रहा था मेरी हवेली पास ही है, फिर इक्का लाने की क्या सूझी? वह इक्का लेकर आया और उसके पास ही रुक गया। आइए, चढ़ पाएंगी क्या? हंसकर उसने पूछा। शायद सुमन के शरीर से ही लग रही जीन्स के कठोर बंधन को देखते वो समझ गया कि वो चढ़ नहीं पाएगी। रुकिए, कह वो धम्म से नीचे कूदा और लपक कर उसे गोद में उठाकर इक्के पर बिठा दिया। फिर स्वयं एक छलांग लगाकर उसने लगाम कस ली। पल भर को सुमन को लगा कि पंख लगाकर इक्का हवा में तैरता चला जा रहा है। कई बार तो उसने होंठ काट कर चीख रोक ली। मैंने बड़े शौक से बनवाया है ये इक्का मिस श्रीवास्तव, अलमस्त चालक कहता जा रहा था। नित्य अपने हाथ से पॉलिश करता हूँ और घोड़ा कलकत्ते के रेस कोर्स से अनफिट हो गया था, जरा सी चोट खा गया था। मैं इसी से अब अपने रेस कोर्स में दौड़ाता हूँ। क्यों बेटा पवन, है ना? वहाँ इसका नाम था एरो। जीतने पर एक से एक सुंदरी मेम साहब लोग इसे गलबहियों से घेर कर तस्वीरें उतरवाती थीं। इसी से बहुत दिनों बाद एक सुंदरी मेम साहब पाकर कैसा भरपेट भागा जा रहा है। आदत से लाचार है रसिया, देखिए ना, आपकी फिएट भी इसके सामने हार गई। पवन सचमुच ही पवन बना चला जा रहा था। कई बार ऊबड़ खाबड़ सड़कों के कंकड़ों पर फिसलता इक्का ऐसे झंझना उठता, लगता अभी अभी सवारी समेत औंधा होकर लुढ़क जाएगा। बार बार वो चालक की पीठ पर विवशता से लुढ़क जाती और कंधे पकड़ लेती। कसकर मेरी पीठ पकड़ लीजिए मिस श्रीवास्तव, ये पवन हैं बड़े नक्शेबाज। जब तक चाबुक मार मार कर तेज न भगाए जाएं, काबू में नहीं आते। और वो तड़ातड़ चाबुक लपलपाता इक्के की गति को और भी तीव्र कर देता। लगता था उस भयावह यात्रा का कभी अंत ही नहीं होगा। न कहीं एक बस्ती थी, न किसी दिए का प्रकाश। 2 बजे रात को भला किस घर में दिया टिमटिमा सकता था? अचानक लगाम खींचकर चालक ने इक्का रोक दिया। सुमन भयत्रस्त दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। ये तो उससे भी गहन वन की गहराई में डूबने लगी थी। वो सोच ही रही थी, उतरूं या बैठी रहूं। मुस्कुराकर रणधीर सिंह उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्यों, उतरेंगी नहीं क्या? बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए ही उसने एक बार फिर उसे कागज के फूल सा ही फक्क से उठा लिया, पर इस बार उसने उसे जमीन पर नहीं उतारा। पुरुष के पसीने की अजनबी गंध के अनभ्यस्त नथनों का कौमार्य सहम उठा। वो उसी के मन का वहम था या सचमुच ही वो दुस्साहसी मतवाला गाड़ीवान उसे अपने से चिपटाए चला जा रहा था?
ना चाहने पर भी कलेजे की धड़कन नन्हे उभार को छेदती दूसरे कलेजे पर बजने लगी, जैसे जेब घड़ी हो। वो दोनों पैर छटपटा कर नीचे उतरने की चेष्टा करने लगी। आहा, क्यों नीचे उतरने की कोशिश कर रही हैं? ये रास्ता गोखरू कांटों से पटा पड़ा है और आपके पैरों में है चप्पल। एक भी गड़ गया तो महीनों खाट पर पड़ी रहेंगी। लीजिए, पहुंच गए हम। उसने सुमन को नीचे उतार दिया और पसीना पोंछने लगा। बाप रे बाप, देखने में तो आप एकदम हल्की फुल्की लगती थी, पर वजन अच्छा खासा है। क्यों? वो हंस हंस कर कहने लगा। सुमन की दोनों हथेलियां पसीने से तर थीं और गला बुरी तरह सूख गया था। कैसी बस्ती थी ये, और कहाँ थी उसकी हवेली? अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कांपते हाथ को उसने जीन्स की जेब में डाला और उसे लगा कि वो गिर पड़ेगी। जेब खाली थी। तब क्या किसी जेब कतरे की दक्षता से ही उसने रिवॉल्वर पार कर ली थी? क्यों मिस श्रीवास्तव, क्या बात है? कुछ गिर गया क्या? देखूं? कहता वो अपना खुरदरा कपोल एकदम सुमन के चेहरे के पास ले आया। सिहर कर वो पीछे हटी और छत्र से छाए एक भीम वट वृक्ष की जटाओं में उलझ कर रह गई। उसने पहले उसकी नन्ही घड़ी टटोल कर उतार ली, फिर वो हृदयहीन दस्यु उसके कंठ में पड़ी पतली चेन को जानबूझकर ही बड़ी विलंबित गति से ऐसे खोलने लगा जैसे उसके कंठ में पुष्पहार पहना रहा हो। सुमन प्रस्तर मूर्ति सी अचल खड़ी थी। घटनाओं का आकस्मिक तनाव कोहरे सा ही उसकी चेतना पर छा गया। उसके शरीर से उठती मादक सुगंध से सहसा वो जंगली मुग्ध होकर झूम गया। वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू लगाई है कलेक्टर साहिबा। इसी से तो एक एक कर आपकी तहसीलें डूब रही हैं। चुप करो। क्रोध से सुमन की चेतना जागृत हो फुफकार उठी। सब ले चुके हो, अब कुछ नहीं है मेरे पास। इस बटुए में 40 रुपए हैं, इन्हें भी ले लो। और सहसा वो टूट पड़ी और बटुआ उसके मुंह पर जोर से पटक कर सिसकने लगी। झूठ बोल रही हैं आप, अभी बहुत कुछ है आपके पास। आप क्या सोचती हैं, 3 तोले की चेन और 2 रत्ती की घड़ी लूटने के लिए आपको गोदी में इतनी दूर लेकर आया हूँ? ऐसा मूर्ख नहीं है रणधीर सिंह। बंगाल के जोतदारों का रक्त है मेरी शिराओं में मिस श्रीवास्तव। आप शायद नहीं जानती, मेरी माँ का मायका था मुर्शिदाबाद। सुन रही हैं? इस बार उसने सुमन को एक झटके से खींचकर छाती से लगा लिया। एक पल को सुमन बुत सी खड़ी रही, फिर दूसरे क्षण उन तीक्ष्ण नखा साहसी लड़की ने उसे नोच नोच कर दूर ढकेल दिया। न जाने कहाँ से दुबली पतली बाहों में किसी छिपी गुप्त की सी ही तीखी धार उभर आई थी, किंतु शत्रु अजेय था। उसके लौह पाश से मुक्ति नहीं पा सकी। उस निर्जन वनस्थली में खड़े दैत्याकार वृक्षों से टकरा टकरा कर उसकी विवश सिसकियां उसी तक लौट आईं। आज तक पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मौलिक प्रतिभा, साहस और सूझबूझ से वो धड़ाधड़ आगे बढ़ती गई थी। उस वीरांगना का गर्वोन्मत्त मस्तक आज पहली बार नारीत्व की सीमा प्राचीर से टकराकर चूर चूर हो गया था। वो यदि पुरुष होती तो क्या उसके इतने दिनों की एकाग्र कौमार्य साधना एक ही अभिशप्त रात्र की करवट के साथ ऐसे ही व्यर्थ हो उठती? बहुत होता तो उसे लूटपाट कर ये दस्यु उसके प्राण ही तो ले लेता, किंतु उसे तो वो प्राण न लेकर भी आज निष्प्राण छोड़ गया था। विषम परिस्थिति की वास्तविकता उसे एक बार फिर बौरा गई। नारंगी कुर्ते की बाह फट नुच कर कोहनी तक लटक आई थी। यत्न से सेट किए केश जैसे किसी ने टीज कर पूरे चेहरे पर फैला दिए थे। सुमन! अचानक उसकी धृष्ट पुकार सुनकर वो जैसे आकाश से गिरी। रेशमी पलकों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। क्षमा करना, तुम्हें नाम लेकर ही पुकार रहा हूँ। तुम्हारे ओहदे का अब कोई महत्व नहीं रहा ना अब? जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मैंने प्रण कर लिया था, एक ना एक दिन। वो अपना मुंह जोर वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि सुमन ने अपना मृणाल दंड सा कोमल हाथ वज्र बनाकर उसके गाल पर घुमा दिया। हवा में घूम गई किसी बेत की पतली सी ही सड़ाक से रणधीर सिंह पल भर को तिलमिला गया। फिर उसने उसी हाथ को जबरदस्ती खींचकर होंठों से लगा लिया। ऐसे तिलमिलाने से कुछ नहीं होगा सुमन। कौन जीता है और कौन हारा है ये भी क्या मुझे ही बतलाना होगा? पर तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ जिलाधीश्वरी, आज की ये मीठी स्मृति केवल हम दोनों की ही धरोहर रहेगी। साक्षी रहेगा ये उदार अश्वत्थ। फिर वो छटपटाती सुमन को अपनी चौड़ी छाती से चिपटाए थोड़ी देर में तृप्त खर्राटे भरने लगा। चेष्टा करने पर भी सुमन फिर बंधन मुक्त नहीं हो पाई। एक करवट लेकर उसका भयावह सहचर पलटा तो वो छिटक कर उठ गई।
नवोदित सूर्य की पांडुवर्ण किरणों का जाल वन वनांतर तक चीरता उस अरण्य को रंग गया। वट वृक्ष की मौन शाखा प्रशाखाएं पक्षी रव से मुखरित हो उठी। क्या बढ़िया नींद आई। मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी मेरे साथ सोई हो। वो हंसा। ओह, उस कुटिल कामी की हंसी कैसी स्वच्छ और निर्दोष थी। मैं तुम्हारे पास नहीं सोई थी। क्रुद्ध स्वर में फुफकारती सुमन और 2 कदम पीछे हट गई। ओह, तब क्या बरगद की जटा पकड़कर लटकी थी अब तक। वो फिर हंसकर सिगरेट सुलगाने लगा। देखो ना, मेरा कुर्ता अभी भी तुम्हारे आंसुओं से भीगा है। अपने मलमल के कुर्ते को उसने सामान्य रूप से उठाकर दिखाया और खुले बटनों के बीच उस लोमश छाती को देखकर सुमन फिर कांप गई। लगता है बहुत नाराज हो। क्यों? चलो चलो, तुम्हारी तहसील तक पहुंचा दूं। कह देंगे रास्ते में कलेक्टर साहिबा की गाड़ी खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ, फार्म से गल्ला ट्रक पर लदवा कर मैं लौट रहा था। वो फिर बड़े उल्लसित स्वर में सीटी बजाने लगा। चलते चलते वो अचानक मुड़ा। उसके पीछे सिर झुकाए किसी मंत्रपूर्ण डोरी से बंधी सुमन चली जा रही थी। सुमन। खिलवाड़ कर रहे आनंदी चेहरे की एक एक रेखा सहसा बदल गई। पलटकर उसने सुमन के दोनों हाथ थामे तो पकड़ में रात्रि की कठोरता नहीं थी, जैसे उसे फूल की छड़ी से छू रहा था वो। भीकू कोली की हत्या में मेरे दल का हाथ नहीं था। कहीं तुम ये मत सोचना कि मैं इन जंगलों में यही सब करता फिरता हूँ। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ सुमन, किसी नारी का स्पर्श भी मैंने आज तक नहीं किया था। मैंने तुम्हें जो घर पहुँचाने का आश्वासन दिया था उसके पीछे किसी छल कपट का पाखंड नहीं था। पर वो टिटनेस के रोगड़ी की ही भांति ऐठी सुमन के बिखरे बालों पर हाथ फेर कर एक क्षण चुप रह गया। तुम्हारी उदासीनता ने मुझे ढीठ बना दिया था। मीटिंग होती तो तुम जानबूझकर ही मुझे अपनी तटस्थता से पागल बना देती, किंतु तुम्हारे खोखले अभिनय को मैंने पकड़ लिया था। कई बार तुम्हारी लुका छिपी में मुग्ध दृष्टि का मूक आह्वान में पा चुका था। सच कहो सुमन। उसने सुमन के दोनों कंधे पकड़ लिए और झुकी पलकों पर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि निबद्ध कर दी। सुमन जैसे प्रखर सूर्य की किरणों के तेज के सम्मुख आंख नहीं उठा पा रही थी। कैसी विचित्र थी तुम्हारी सज्जा। वो स्वयं ही बोलता जा रहा था। कभी कांसे सी चमकती अर्धनग्न पीठ का बड़े औदार्य से प्रदर्शन कर रहा तुम्हारा ब्लाउज, और कभी किसी छोकरे के से ढीले कुर्ते की मेखला में लुका छिपी खेलता और भी रहस्यमय बन गया तुम्हारा यौवन। क्या तुम जानबूझकर स्वयं ही दुर्भाग्य को नहीं न्योत गई थी? सुमन के स्वाभाविक रूप से सफ़ेद पड़ गए चेहरे को देखकर उसने एकाएक गिरगिटी रंग बदल लिया। सहमी सहचरी को अब उसने चिबुक उठाकर गुदगुदाने की व्यर्थ चेष्टा की। कोई मनहूस सी मैट्रन वाली साड़ी वाड़ी पहनकर दफ्तर में बैठी होती तो शायद ये सब नहीं होता। मैंने ऐसी ऐसी मर्दानी औरतें देखी हैं जो अफसर बनते ही अपनी बलवती इच्छा शक्ति से मूछें तक उगा लेती हैं। तुम्हारी कसम सुमन, एक ठुड्डी पर तो मैंने दाढ़ी भी देखी थी। 46 इंच सीना और ऐसी चौड़ी हथेली कि तमाचा मारे तो बत्तीसी बाहर। पर तुम तो केवल नाम की अफसरी हत्या सकी हो। क्यों? सुमन चुपचाप खड़ी रही। लेट अस पार्ट फ्रेंड। उसने फिर हंसकर अपना हाथ सुमन की ओर बढ़ा दिया, किंतु उसके मैत्रीपूर्ण आह्वान को व्यर्थ कर सुमन अपने कुर्ते की ऊंची बाह को यत्न से संभालती आगे बढ़ गई। इक्के को उसने बंगले से पहले ही रोककर उसे उतार दिया। बिना उसकी ओर एक बार भी देखे वो तेजी से निकल गई। बंगले पर पहुंची तो मान बहादुर अचानक लौट आई स्वामिनी को देखकर घबरा गया। माली की किशोरी सलोनी पुत्री को वो अपनी मेम साहब के कॉफ़ी के मग में हंस हंस कर झागदार कॉफ़ी पिला रहा था। हड़बड़ा कर मालिन नंदिता उठ गई। सुमन ने कठोर दृष्टि से दोनों को देखा और कमरे में चली गई। जहाँ देखो वहीं प्रकृति की ये हृदयहीन ठिठोली। कनपटी पर अभी भी शिराएं जैसे पटापट हथौड़ियाँ चला रही थीं। गुसलखाने में घुसकर उसने पूरा शावर खोल दिया और घंटों नहाती रही। मान बहादुर सहमे स्वर में बंद दरवाजे से ही 2 बार चाय के लिए पूछकर लौट गया। नहाकर निकली तो उसने यूडी कोलोन की आधी शीशी शरीर पर उलट ली, किंतु अजेय पुरुष परिमल शिकारी ग्रे हाउंड सी ही उसका पीछा कर रही थी। रात भर का अस्वाभाविक तनाव किसी दुःस्वप्न के कोहरे की धुंध से उसे घेर गया। अलमारी में धरी एस्प्रिन खाने की उसे महीने में एक आध ही दिन आवश्यकता पड़ती थी, वो भी एकमात्र एक गोली। आज 3-3 गोलियां घुटकने पर भी सिर दर्द से फटा जा रहा था और चेहरे की तमतमाहट, वो तो जैसे मज्जा में रिसकर रह गई थी। मान बहादुर डरते डरते चाय की ट्रे लगा गया।
चाय पीकर उसने अपने अर्दली को बुलवा भेजा तो मान बहादुर सहमा। निश्चय ही अब मेम साहब उसे कान पकड़कर बंगले से बाहर करने अर्दली को बुलवा रही थी, किंतु सुमन ने ठंडे स्वर में उसे अर्दली के साथ जीप लेकर अपनी गाड़ी ले आने का आदेश दिया और कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहादुर, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जाने के पहले बहादुर बड़े सलीके से फाइलों का अंबार उसकी मेज पर लगाकर धर गया था। दौरे से लौटने पर वो नित्य अपने बेडरूम में ही दिन भर का जमा हो गया काम निपटाया करती थी, पर आज उसे स्मृति विभ्रम हो गया था। क्या वो कभी फाइलें भी देखती होगी? रात भर वो बेचैन करवटें बदलती रही। क्या पता वो दुस्साहसी उसे जीवन भर ब्लैकमेल करता फिरे। जिले का एकमात्र समाचार पत्र अपने चौंकाने वाले निम्न रुचि के समाचारों के लिए अत्यंत लोकप्रिय था। लोगों का कहना था कि रणधीर सिंह ही उस पत्र का संरक्षक है और उसी के माध्यम से जिला शासक वर्ग पर जब चाहे तब पिच से थूक सकता है। क्या पता कल के प्रातःकालीन संस्करण में जिलाधीश के अपहरण का समाचार चूरन चटनी के साथ परिवेशित हो। फिर गुणी संपादक क्या केवल अपहरण का ही समाचार छापकर संतुष्ट होगा? सारी रात वो कमरे में चहलकदमी करती रही। थक कर चूर हो आराम कुर्सी पर बैठी तो पल भर को आंखें लग गईं। एक झपकी भी पूरी नहीं हुई थी कि अरण्य का सहचर अधूरी झपकी के बीच ही बड़े दुस्साहस से हंसता बाहें फैलाता उसकी ओर बढ़ाया। एक दबी चीख के साथ वो उठ बैठी और फिर टहलने लगी। दूसरे दिन नहा धोकर ही वो फाइलों में जुट गई। उस दुस्वप्न को एक दुस्वप्न की ही व्यर्थता से ग्रहण करना होगा। किसी दुस्सह दुख में भी वो आज तक कभी देर तक मातम नहीं मना सकी थी। पहले उसने फाइलें निपटाई, फिर आत्मीय स्वजनों को पत्र लिखे। नित्य पंख लगाकर उड़ जाने वाला समय भी आज उसे दुर्दिन के हितैषी मित्र की भांति छोड़ ही नहीं रहा था। ग्राफ लेकर वो सलाइयाँ खटकाने बैठ गई। इस दुरू नॉर्वीजियन नमूने की उलझन में डूबकर उससे फिर कुछ सोचने का अवकाश नहीं रहेगा। किंतु कैसी भूल थी उसकी। पद पद पर उसकी चेतना केवल एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। पत्ता भी खड़कता तो वो भय विस्फारित दृष्टि से इधर उधर देखने लगती। क्या पता वो धड़धड़ाता सीधा कमरे में चला आए और उसे बाहों में भर फिर किसी अभेद्य अरण्य को चीरता दौड़ पड़े। लज्जा, विवेक, सौजन्य तो वो शायद जन्मते ही घुट्टी में घोल कर पी गया था, पर वो नहीं आया। एक के बाद एक कर 7 दिन बीत गए। भय से सहमी सुमन अपना अधूरा दौरा भी पूरा नहीं कर पाई। रात रात भर न सो पाने की कालिमा लाख छिपाने पर भी कुम्हलाए कपोलों पर फैलने लगी। दोनों सुकुमार कंधों को किसी का अदृश्य हाथ रह रहकर झकझोर उठता और वो कभी बैठी बैठी चौंक कर उठ जाती। सबसे दुखदायी था स्वप्न में उस व्यक्ति का अनाधिकार प्रवेश। उस काल रात्रि के अवसान के पश्चात एक भी रात ऐसी नहीं बीती थी जब वो उसके स्वप्न लोक में मुस्कुराता खड़ा ना हो गया हो। और नित्य के उन दुस्वप्नों की सबसे अविश्वसनीय घटना थी स्वयं सुमन का स्वभाव के विपरीत निर्लज आचरण। वो बाहें फैलाता तो उनमें स्वेच्छा से सिमटने को व्याकुल हो उठती। वो उसका चिपुक स्पर्श करता तो वो अपने जन्म जन्मांतर के तृषार्थ अधरों की याचना स्पष्ट कर देती। यहाँ तक कि वो विदा मांगकर जाने को तत्पर होता तो वो घुटने टेक कर चेरी बन अपनी दीनहीन विनती चिरौरी से उसका मार्ग अवरुद्ध कर देती। हड़बड़ा कर वो पसीने से तरबतर बिस्तर पर बैठी कांपती रहती। छी छी, क्या हो गया था उसे? जिस व्यक्ति ने किसी गुहा मानव के से ही अपने प्रणय निवेदन से उसे झकझोर दिया था, उसका सर्वनाश करने में जो रंच मात्र भी नहीं झिझका था, उसी के प्रति उसकी छलनामयी अमूर्त चेतना पुष्प के किस परागकण में उसके प्रणय का कीट छिपा रह गया। कई बार उसके जी में आया वो लंबी छुट्टी लेकर बंबई चली जाए। वहाँ तो ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक मसीहा बसते हैं, क्या पता वे उसकी अंतरात्मा की नाड़ी पकड़कर इस विचित्र रोग का निदान कर ही दें। पर उन पर भी तो उसकी आस्था नहीं थी। स्वयं उसकी चचेरी बहन एक ऐसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की पत्नी थी और उसे महीने में 15 दिन हिस्टीरिया के ऐसे दौरे पड़ते थे कि चिकित्सक जीजा उसे लुक छिप कर प्रेतात्माओं के किसी प्रसिद्ध चिकित्सालय में झड़वा भी लाए थे। अपने इस रोग पर उसे स्वयं ही विजय पानी होगी। रात भर की उनीदी आंखों को अपनी ठंडी हथेलियों से ढककर वो एक दिन लॉन में बैठी थी कि उसकी अनिद्रा का कारण सशरीर उपस्थित हो गया। वो तटस्थ भी नहीं हो पाई थी कि वो स्वयं हंसता हंसता बड़ी स्वाभाविकता से ऐसे कुर्सी खींचकर जम गया जैसे बड़े आग्रह से न्योता गया प्रिय पाहुना हो। कहिए मिस श्रीवास्तव,
मैंने सुना 7-8 दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सुमन का चेहरा तमतमा उठा। इससे किसने कह दिया? उसकी अनिद्रा का रहस्य तो केवल उसी तक सीमित था। मन की बात भांप लेना राजनीति के उस चतुर खिलाड़ी के बाएं हाथ का खेल था। उसने सुमन के चेहरे की तमतमाहट के बीच भी उसके मूक प्रश्न को पढ़ लिया। छोटी सी जगह है ये। वो फिर दोनों हाथों को अलमस्ती से कुर्सी के पीछे डालकर हंस हंस कर झूला झूलने लगा। किसके चौके में क्या पक रहा है, ये नथुने भींचते ही सूंघा जा सकता है। केमिस्ट के यहाँ टूथपेस्ट लेने गया तो देखा आपका चपरासी वैरामून लिए जा रहा है। आप ही बताइए, वैरामून कोई अपच की औषधि तो है नहीं। सुमन ने बड़ी रुखाई से मेज पर धरा अखबार उठा लिया और पढ़ने का अभिनय करने लगी, पर उसके कांपते हाथों को देखने वाले ने देख लिया था। क्यों चिंता करती हैं? उसने धीरे से अखबार खींच लिया। जिले का सबसे सतर्क रिपोर्टर आपके चरणों का दास है। उसके रहते इसमें कोई भी खबर ऐसी नहीं छप सकती जिससे आपकी यश पताका कालिमा रंजित हो। सुनिए, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पिलाएंगी क्या? आप जैसे बुद्धिमान अफसर तो हमें सर आँखों पर लिए फिरते हैं। आपके आतिथ्य में त्रुटि रही तो फिर शायद प्रेस रिपोर्टर उतना उदार न रहे। सुमन ने उसकी धृष्ट याचना सुनकर भी अनसुनी कर दी। कोई कसाई भी होता तो शायद गाय की सी उन दो बेहद डरी सहमी आंखों को देख छुरी लिए स्वयं ही 2 डग पीछे हट जाता। वधिक की तेज शिकार टॉर्च की रोशनी से अंधे बन गए शिकार ने सधे निशाने का ग्रास बनने को स्वयं ही घुटने टेक दिए थे। न वो उसे डांट कर भगा सकी, न स्वयं ही वहां से उठ पाई। बहादुर, जल्दी चाय बना कर ले आओ। इस बार रणधीर सिंह ने ऐसे रौबीले स्वर में आदेश दिया जैसे वो ही गृहस्वामी हो। आप तो ऐसे बैठी हैं जैसे किसी ट्रांस की माध्यम हो। अच्छा, ईमान से बताइए तो जरा, क्या सपनों में मुझसे हंस हंस कर लिपट नहीं जाती आप? काश वे सपने सच होते। सुमन चौंक कर उसे देखती ही रह गई। कहता क्या है ये? क्या सचमुच ही ये किसी अघोरी तांत्रिक का सर्वदर्शी अंतर्यामी चेला है? अनिद्रा का रहस्य तो मान लिया, इस दवा का सूत्र थाम कर मिल गया, किंतु उसके दुरूह सपनों की पोटली किसने थमा दी थी इसे? तब से नित्य मैं ऐसे ही सपने देखता हूँ सुमन। वो एक लंबी सांस खींचकर कहने लगा। अब तुम न मुझसे दूर भागती हो, न मेरी बाहों में छटपटाती हो। तुम्हारा वो मीठा आत्मसमर्पण क्या मेरे सपनों तक ही सीमित रहेगा? सुमन अब और कुछ नहीं सुन सकी। बहादुर चाय बनाकर रख गया था। उसके हाथ पैर ऐसे अवश हो गए कि वो प्यालों में चाय भी नहीं डाल सकी। ये कैसा विचित्र संयोग था भगवान! क्या क्रूर विधाता भी उन दोनों को सपनों के माध्यम से छलने लगा था? रणधीर सिंह ने चाय बनाकर उसे प्याला थमाया और सम्मोहन सी वो बंधी चाय पी गई। मैं उतना नीच नहीं हूँ सुमन जितना तुम समझती हो, वो धीमे स्वर में कहता जा रहा था। माँ को बचपन में ही खो दिया, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। ना मुझे माँ की ममता मिल पाई, ना बाप का दुलार। मेरी कुंठा ने ही मुझे विद्रोही बना दिया। चाहो तो तुम ही अपने रूप, प्रतिभा और स्वभाव से मुझे क्षमा करें। उसके मोहक प्रस्ताव को बीच में ही काट कर उठ गई। मुझे एक मीटिंग में जाना है, ठीक 10 बजे पहुंचना था और 10 बज गए हैं। चलिए चलिए। वो हंसता हंसता उसी के साथ खड़ा हो गया। आप शायद भूल गई, मैं भी तो उसी की कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और फिर तो उस मीटिंग में रणधीर सिंह के प्रश्नों की बौछार ने सुमन को बौखला दिया। वो जो भी प्रस्ताव रखती वो चट से उसी क्षण उसकी व्यर्थता सिद्ध कर उसे परास्त कर देता। घर लौटते ही सुमन लंबी छुट्टी पर जाने का निश्चय ले चुकी थी। ये ठीक था कि ऐसा निश्चय लेकर वो स्वयं अपने बंधु वर्ग के सम्मुख पराजय ग्रहण कर रही थी। जब 8 महीने पूर्व वो इस जिले का कार्यभार ग्रहण करने आई थी तो उसके अनेक सहकर्मियों के एक साथ कई पत्र आए थे। वे कभी स्वयं उस जिले का कठिन शासन भार संभाल चुके थे। ये जिला तो हमारे प्रदेश का प्रॉब्लम चाइल्ड है। देख लेना, साल भर से पहले ही तुम्हें लंबी छुट्टी पर जाना होगा। एक मित्र ने लिखा तो गर्वीली सुमन ने तीर सा उत्तर लिख भेजा था। निश्चिंत रहो, मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। किंतु आज तो उसे स्वेच्छा से ही अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ा। यह भी संभव था कि इस छुट्टी के बीच उसका तबादला हो जाए, पर यदि नहीं हुआ तब? इस तब का सुमन के पास कोई उत्तर नहीं था। अब उसके लिए एक ही मार्ग खुला रह गया था कि वो मौसी का प्रस्ताव मानकर उसी दहेजू के गले में माला डाल दे। उस दिन उसने नींद की गोलियां नहीं खाईं। क्या पता वही गोलियां
उसे ऐसे उल जलूल सपने दिखा रही हूँ। रेडियो खोलकर वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। किसी प्रसिद्ध सितार वादक का आलाप और झाला उसे थपकियां सी देता रहा और कई दिनों बाद पहली बार वो गहरी नींद में डूब गई। नींद स्वाभाविक ही थी, किंतु सपना था अस्वाभाविक। नित्य का दुस्वप्न नींद में डूबी पलकों पर फिर उतर आया और सुमन हंसती लजाती उन्हीं बाहों में सिमट गई। आज उसी रात्रि का वो वन विहारी सहचर सज कर आया था। चेहरे पर लिपटा था बाहर वटिया साफा, ढीला मलमल का कुर्ता और खुले बटनों से चौड़ी सिल सी चमकती छाती। कांपते अधरों व पतली मूछों का स्पर्श पाकर सोने वाली हड़बड़ा कर उठ बैठी। किंतु ये क्या स्वप्न था? यदि स्वप्न ही था तो क्यों उन बाहों के लौह कपाट मुंदकर रह गए थे? क्यों वो छटपटाने पर भी मुक्त नहीं हो पा रही थी? तुम कैसे आ गए यहाँ? सुमन की दृष्टि अपनी मिनी पारदर्शी नाइटी पर पड़ी। वो क्रोध, लज्जा और भय से थरथर कांप उठी। मूर्ख मत बनो, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। वो बिखरे बालों को पीछे हटाता उसके कान के पास अपना चेहरा ले आया। मैंने? पल पल द्विगुणित हो रहे क्रोध के उफान से पतले होंठ कांप रहे थे। हाँ, उसका स्वर और भी धीमा हो गया। आज तो सोते ही आ गई थी। बार बार मेरा हाथ खींचकर कहती थी चलो चलो मेरे साथ। फिर भला मैं कैसे नहीं आता? वो क्षुधातुर होंठ सुमन की नाइटी के पास ले आया तो वो कूद कर नीचे उतर आई। कैसे आ गया था ये परम दुस्साहसी? बाहर दो दो संगीनधारी तनिक पदचाप का खटका सुनते ही हॉल्ट हॉल्ट कह नित्य बंगला गुजा देते थे। आज क्या पूरी गारदी अफीम खाकर सो गई थी? द्वार पर चिटकनी चढ़ी थी, तब क्या गुसलखाने का नल पकड़ के ये चतुर नट कमरे में घुस आया? सुमन, अपने को मत छलो। उस रात के बाद क्या अब तुम किसी दूसरे की बन सकती हो? आओ मेरे पास। ओफ, उसकी नंगी आंखें कहाँ आकर जड़ गई थीं। हड़बड़ा कर सुमन ने चादर लपेट ली। वो फिर हंसा। इसी से तो कहता हूँ साड़ी पहना करो सुमन। उस उद्दंड की दृष्ट आंखें यत्न से लपेटी गई चादर की कैसी धज्जियां उड़ा रही थी। आओ सुमन, आओ मेरे पास। उस सजीले प्रणयी का एक ऐसा अपूर्व आह्वान था। काश ये हृदय कुत्सित होता। काश उसकी नाक भौंडी चपटी और देह थुलथुली होती। काश वो चीख चिल्लाकर अपने गारद को सचेत कर कह पाती बंद करो इस गुंडे को हवालात में। किंतु गुंडे के घन कुंचित केश सलोने चेहरे पर बिखर गए थे। ललाट के घाव से लेकर चिबुक के गढ़े तक पंचशर की तुलिका जादुई रंग की फुहारें छोड़ गई थी। एक छोटे से जिले के जिलाधीश के सम्मुख एक प्रणोन्मत्त हृदय के मंडलाधीश बनने का प्रश्न था। जानबूझकर ही क्या इस लुभावनी पदोन्नत के सुअवसर को हाथ से निकल जाने दे? इस बार बाहें उसकी ओर बढ़ीं तो वो स्वयं सिर झुकाए पलंग की पाटी पर बैठ गई। एक एक कर फिर तो न जाने कितने दिन बीत गए। नित्य ही गारद की आंखों में धूल झोंकी जाने लगी। चपरासी को अब नींद की गोलियां लेने नहीं जाना पड़ता। जिलाधीश के सुशासन का अभयदान पाकर साइकिल सवार बेधड़क रात आधी रात इधर उधर घूमने लगे। छोटे सेठ फिर नाड़े में अपना बैंक बैलेंस लटकाकर घर आने लगे। किंतु ऐसा उत्कट प्रेम क्या आज तक कभी छिपाए छिपा है? प्रखर सूर्य की किरणों की भांति उस अभिनव प्रेम का प्रकाश अंधों की भी आंखें चौंधियाने लगा। दोनों एक साथ 2-3 दिन के लिए बाहर भी घूम आए थे और लौटते ही सुमन मौसी को चिट्ठी लिखने बैठ गई थी। ऐसे महत्वपूर्ण पत्रों के पहले कई संस्करण बन बन कर बिगड़ते हैं। प्रिय मौसी, लिख लिख कर उसने 3-4 पन्ने फाड़ दिए। चौथी बार उसने कलम को साथ कर लिखा। प्रिय मौसी, मैंने कल विवाह कर लिया है। चौंको मत मौसी, अभी किसी को पता नहीं है। तुम ही हमारी पहली ऐसी आत्मीया हो जिसे हम ये शुभ समाचार दे रहे हैं। विवाह कचहरी में ही हुआ। किससे हुआ, वो कौन है, ये सब देखने पर ही जान लोगी। इतना तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, न रूप में ठगी गई हूँ न गुण में। तुमने ठीक ही कहा था मौसी, कुदरत से लड़ेगी तो। वो अपना वाक्य पूरा नहीं लिख पाई थी कि उसे लगा समस्त ब्रह्मांड उसे गोदी में लिए घूम रहा है। छोटी बड़ी आंतें एक साथ जैसे किसी नागर दोले में घूमी चली जा रही थीं। अधूरी चिट्ठी कलम नीचे पटक कर महिमामयी जिलाधीश ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया और वहीं पर वमन करने लगी। ये है आज की कहानी दोस्तों, जिसकी लेखिका हैं गौरा पंत शिवानी जी।
कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।